सुप्रभात बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो खाद्य संसाधनों के सुधार में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि कैसे किस्मों को सुधार कर सकते हैं। किस्मों के सुधार के लिए कल हम लोगों ने एक छोटी सी गतिविधि भी की थी। क्या की थी? पादप संकरण कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा समझे थे कि हमारे वैज्ञानिक कैसे कर सकते हैं। और इस तरीके से नई नई किस्में तैयार होती है। जब किस्में तैयार हो गई तो किस्मों को कहाँ लगाते हैं? निश्चित है, ज़मीन में हम लोग लगाते हैं फसल उगाने के लिए। तो ज़मीन में किन बातों की ज़रूरत होती है? तो बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि ज़मीन में अगर पोषक तत्व नहीं है तो विकास होगा फसलों का? नहीं होगा। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं याद है कुछ? 16 प्रकार थे। उसमें के 2 प्रकार थे। कौन कौन से? वृहत और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म थे 7, तो बचे कितने? 9 बचे जो वृहत पोषक तत्व थे। अब पोषक तत्व जमीन से, हवा से और पानी से बीजों को मिल गया। इसके बाद पौधों को विकास के लिए और क्या चाहिए जिससे कि हमारी फसलें अच्छी हो? अगर पानी नहीं देंगे तो क्या फसलें अच्छी होंगी? नहीं होंगी ना, क्योंकि पानी एक बड़ा स्रोत है पौधों के विकास के लिए और खाद्य संसाधनों में सुधार के लिए। यानी पानी की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। अब इसी पानी की उपलब्धता को देखते हैं कि हमारे देश में किन किन साधनों के रूप में है। यानी आगे हम देखते हैं सिंचाई और सिंचाई की व्यवस्था को। तो देखते हैं अगले स्लाइड में कि सिंचाई की कौन कौन सी व्यवस्था है। फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। यानी जब हम लार्ज स्केल पे पौधों को पानी देते हैं तब उसे सिंचाई कहेंगे। यानी 1-2 गमलों में अगर हम अपने जैसे घरों में पानी देते हैं तो उसे सिंचाई नहीं कहेंगे। तो सिंचाई की परिभाषा तो बच्चे आप समझ गए कि क्या अंतर है गमलों में पानी देना और फसलों को पानी देने में। अब आगे बढ़ते हैं, सिंचाई की कौन कौन से विधियां हैं हमारे यहाँ उपलब्ध। सिंचाई के तरीके तो आप देख पा रहे हैं चित्र में भी कि ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ। जैसे खुदे हुए कुएं या खोदे हुए कुएं, पानी बैलों के उपयोग या पंप द्वारा निकाला जाता है। यानी खेतों के बीच में जगह जगह ये हमारी काफ़ी पुरानी पद्धति है और अभी भी कहीं कहीं जहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा नहीं है वहाँ खोदे हुए कुएं से ही पटवन का साधन होता है। कुएं में ही लोग मोटर लगा करके और उससे पानी निकालते हैं और सिंचाई करते हैं। अब दूसरे मेथड को देखते हैं। दूसरे मेथड में है नलकूप। नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है जिससे सिंचाई होती है। मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है। बच्चे, अगर आप लोग गांव में देखे होंगे तो एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसे ग्रामीण भाषा में लोग केबिन भी बोलते हैं और उसके अंदर मोटर सुरक्षित रहता है। आसपास के वो बोरिंग करके और पाइप निकाल करके रखते हैं लोग और उसी बोरिंग से मोटर को अटैच करते हैं और फिर अपने खेतों में अपने फसलों का पटवन करते हैं। तो ये दूसरा माध्यम है पटवन का। आगे और देखते हैं कि किन किन माध्यमों का हम उपयोग करते हैं। तीसरा जो माध्यम है वो है नहरें। तो नहरों से वहाँ सिंचाई होती है जहाँ नहरों की व्यवस्था की गई है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों या नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहे हैं बच्चों तो आप देखेंगे मुख्य नदियों से, यानी मुख्य नदी जैसे है गंगा है, बिहार में जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी से निकाल करके पानी को संचित करके रखा जाता है मुख्य नहर में और उस मुख्य नहर से कई शाखाएं और फिर उस शाखाओं के अन्य शाखाएं निकलती हैं पेड़ों के ब्रांचेज की तरह और अंत में वो खेतों तक पहुंचती हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसके ब्रांचेज नहीं होते हैं तो फिर लोग वही जो नहर रहते हैं उसमें इसी तरह के से मोटर जोड़ करके और फिर पाइप के द्वारा अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। यानी कुएं, नलकूप, नहरें हमारे पटवन के, सिंचाई के
मुख्य साधनों में है। आगे देखते हैं। चौथा है नदी उन्नयन प्रणाली। नदी उन्नयन प्रणाली मतलब नदी के पानी को उठा करके खेतों तक लाना। इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। जैसे नदियों के पानी को पहले क्या देखा हम लोगों ने कि नहर में, मुख्य नहर में पानी लाते हैं और मुख्य नहर से फिर कई ब्रांच और उसके ब्रांच निकलते हैं और खेतों तक पानी जाती है। पर जहाँ नदियाँ नज़दीक होती हैं और जहाँ नहर की सुविधा नहीं है, वहाँ लोग नदी से ही पानी को अपने खेतों तक लाते हैं। तो नदी में ही मोटर लगाते हैं, पाइप से मोटर को नदी में से पाइप के द्वारा मोटर को कनेक्ट करते हैं और फिर मोटर से पाइप के द्वारा अपने खेतों तक पानी लाते हैं। नदी उन्नयन प्रणाली या नदी उठाव प्रणाली, यानी नदी से पानी को सीधे उठाकर खेतों तक लाना। तो ये चौथी विधि है। ये ज़्यादातर उपयोग वहीं होता है जिनके खेत नदियों के किनारे हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर दूर है उनका खेत तो उसमें उनको मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबा पाइप लगाना पड़ेगा, उसका खर्च ज़्यादा हो जाएगा और खेतों तक पानी पहुंचना उतना आसान नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। तालाब, पांचवा तालाब भी है। आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। हम लोग अपने आसपास या गांव जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे तालाब मिलते हैं हमें। तो पानी संग्रह का और कह सकते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा स्रोत है तालाब। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरीके से जहाँ पानी आता है ऊपर से, तो नीचे जगह जगह उसे घेर करके और तालाब के रूप में संचित किया जाता है। तालाब से फ़ायदा ये है कि वर्षा के दिनों में तो ज़्यादातर खेतों को पानी मिल जाता है, पर जिस मौसम में वर्षा नहीं होती है, गर्मी और जाड़े में, जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ऐसे तालाबों से, और गाँव में फिर पैन भी कहते हैं, जो गाँव में चारों तरफ घेर करके लोग बनाते हैं, तो तालाब और पैन से अपनी सिंचाई करते हैं और उपज को बढ़ाते हैं। बच्चों, सरकार के द्वारा और खुद के द्वारा भी, क्योंकि पानी हम सभी जानते हैं कि सीमित मात्रा में है। हम जैसे नलकूप प्रणाली में देखें, नदी उठाव प्रणाली, हर हाल में हम मोटर से पानी ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर तो पानी एक लिमिट मात्रा में ख़त्म हो सकता है। इसीलिए पानी का संरक्षण जैसे तालाब बना के, कुआं बना के हम कर सकते हैं। तालाब और कुएं से क्या फ़ायदा है कि अंडर वाटर भी वाटर रिचार्ज हो रहा है, यानी भूमि के नीचे भी पानी जा रहा है। तो ऊपर से तो हम उपयोग कर ही रहे हैं, साथ साथ हम पृथ्वी के पेट को भी भर रहे हैं तालाब और कुओं के द्वारा। तो छठा उपाय वही है, पानी का संरक्षण, यानी हम अपने सिंचाई को अगर पानी के संरक्षण के द्वारा करेंगे तो ज़मीन से जो पानी निकाल रहे हैं उसकी बचत होगी। वर्षा के पानी को सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये मृदा अपरदन को भी दूर करता है। अब जैसे पानी ऊपर से बह के आ रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में या कहीं भी, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लिए, तो जब बह के नहीं जाएगा तो मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। वर्षा जल संग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर गिरने वाले वर्षा जल को रोका जाता है और भूमि से रिसने के लिए तैयार किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। बच्चों, अब तो हर घर में और हमारे विद्यालयों में भी ऐसे वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली बनी हुई है। अब आपको मैं यहाँ गतिविधि देती हूँ कि आप अपने आसपास के विद्यालयों में देखिए कि या घरों को भी देखिए कि किन किन घरों, किन किन विद्यालयों, किन किन सरकारी दफ्तरों या प्राइवेट दफ्तरों में ऐसी वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली बनी हुई है, और उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि वो इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा, सिंचाई की डिफरेंट प्रकार है जिसके द्वारा हमारे देश में सिंचाई होती है।
अब सिंचाई से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बच्चों आते हैं, सिंचाई तो हम देख लिए कि सिंचाई अगर सही समय से करेंगे फसलों की तो पैदावार बढ़ेगी। अब आते हैं कि सिंचाई, उन्नत बीज कर लिए, ज़मीन में पोषक तत्व डाल दिए, खाद और उर्वरक के द्वारा सिंचाई कर दिए। अब और हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे हमारी उपज बढ़े, किसानों का उत्पादन ऊपर उठे? तो उसमें फसल पैटर्न एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी फसलों को अलग अलग तरीके से लगाने की क्रिया। फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम तथा उपज अधिक से अधिक हो। बच्चों, यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से फसलों को लगा करके उपज को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए अब कई तरीके के, एक ही खेत में हम 2 फसल लगाए, एक फसल अगर ख़त्म भी हो गया तो क्या हुआ कि दूसरे फसल से किसान को कुछ तो मुनाफा आया, यानी बिल्कुल मुनाफा ना आया, कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे फसल से उन्हें मुनाफा मिला, उनका उत्पादन हुआ। तो फसल पैटर्न इसी में कार्य करता है, किसानों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, उनके हानि को कम करता है। अब देखते हैं कि ये फसल पैटर्न की कौन कौन सी तरीके हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में है अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र मिश्रित खेती। तो अंतरा फसलीकरण में देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाती है। जैसे मिश्रित खेती के भी कई प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो है मिश्रित खेती, जो सिंपल मतलब एक ही खेत में 2 बीजों को एक साथ लगा दिए। आप अगर गांव जाते होंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो अक्सर आप रबी फसल में देखते होंगे कि गेहूं और राई या सरसों एक साथ लगाए जाते हैं। तो कोई पैटर्न नहीं होता है, बस दोनों को एक साथ लगा दिया है। तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती है। उदाहरण के लिए आप देखिए गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, मूंगफली तथा सूरजमुखी। अब देखिए बच्चों, यहाँ गेहूं और चना है, यानी 2 ऐसे फसलों को लगाया जाता है कि जिनका दोनों के ग्रोथ का लेवल मतलब हाइट अलग अलग है। मूंगफली ज़मीन में रहता है, सूरजमुखी का पेड़ लंबा होता है। ये ऐसे फसलों को इसीलिए चुना जाता है कि जिसमें किसी का भी ग्रोथ प्रभावित नहीं हो, यानी विकास के लिए झगड़ा नहीं हो। अगर ये 2 हाइट के बच्चे रहेंगे तो कैसे कहा जाता है कि छोटे बच्चे आगे खड़े हो जाएं, लंबे बच्चे पीछे खड़े हो जाएं। तो खड़ा होने में और दोनों बराबर दिखते हैं, झगड़ा नहीं होता है। यही चीज़ यहाँ भी है कि दोनों का ग्रोथ अलग है, हाइट अलग है, साथ साथ दोनों के पोषक तत्व की ज़रूरत भी अलग अलग है। अब मिश्रित खेती का फ़ायदा क्या है वो देखते हैं। मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। यानी दोनों फसल कभी कभी नष्ट नहीं होते। कोई एक फसल मान लीजिए पाला पड़ा तो सरसों नष्ट हो गया, लेकिन गेहूं तो बाद में तैयार होता है ना, तो गेहूं की फसल बच जाएगी, तो पूरा का पूरा नुकसान नहीं हुआ। यही यहाँ कहा जा रहा है कि हानि होने की संभावना जो है घट जाती है। एक फसल से हानि हुआ पर दूसरे फसल से उत्पादन मिला तो किसान को लाभ भी हुआ। अब आगे देखते हैं और खेती का क्या है। दूसरा है अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग, यानी मिश्रित खेती ये भी है, पर टाइप इसका क्या है कि अलग अलग रो में अलग अलग फसल लगाए जाते हैं। अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। इसमें रो में लगाते हैं, एक मतलब 2 रो हो सकता है, किसी एक का रखे, फिर 2 रो किसी और का, फिर 2 रो किसी और का। जैसे सोयाबीन,
मक्का, बाजरा, लोबिया, इन सब को मिक्स करके। यहाँ देखिए एक सब्जी का नमूना दिया गया, गोभी लगा हुआ है, बंधा गोभी है और बीच में एक और फसल है। और गांव में ज़्यादातर अगर आप बच्चे देखते होंगे तो आलू और गोभी ज़्यादातर, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे यहाँ आलू और गोभी को लगाया जाता है। जो गोभी का लेट वेराइटी तैयार होता है और आलू जल्दी। आलू तो कई सीजन में, आप अभी अक्टूबर से मिलने लगते हैं हमें नए आलू। तो आलू और गोभी को लगाया जाता है कि आलू को जब उखाड़ा जाता है तो उसी की मिट्टी से वो गोभी के जड़ जो हैं भर जाते हैं और फिर क्या होता है, गोभी अच्छा साइज का तैयार होता है। तो मिश्र फसल लगाने से दोनों के कह सकते हैं हार्वेस्टिंग टाइम अलग अलग होते हैं। तो रो में रहने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक रो के फसल को काट लिया गया और दूसरे रो का फसल जब तैयार हुआ तब उसको काटा गया। तो दोनों को काटने में कोई परेशानी नहीं होती। हार्वेस्टिंग टाइम दोनों के अलग अलग होते हैं और दोनों को आसानी से काटा जाता है। जबकि ऊपर की मिश्रित खेती में क्या देखें कि एक ही साथ लगाए जाते हैं। जैसे गेहूं और सरसों को लगाया गया तो बहुत लोग गेहूं सरसों को अलग से ना काटते हैं, गेहूं के साथ ही काट लेते हैं। तो वहाँ होता है कि फिर दोनों को सेपरेट करना, अगर सरसों को अलग नहीं काटा गया तो मुश्किल होता है। फिर उसके लिए अलग से मज़दूर लगाने पड़ते हैं तो उनका मजदूरी का कॉस्ट जाता है। पर ये अंतर फसलीकरण में, इंटर क्रॉपिंग में है कि रो वाइज फसल रहने से आराम से एक एक जिसका जब मैच्योरिंग टाइम है उसके अनुसार से उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। फसल का चुनाव देखिए, पहले ही मैंने बताया था, फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनके पोषक तत्वों की ज़रूरत अलग अलग हो जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। और इंटरक्रॉपिंग में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों के लिए पोषक तत्वों की नीड अलग अलग हो। अब अलग अलग होने से क्या फ़ायदा है कि पोषक तत्व लेने के लिए लड़ाई नहीं होगी। अब दो आदमी हैं और एक ही रोटी देंगे तो एग्जिस्टेंट के फिर दोनों आधी आधी रोटी लेंगे तो दोनों में से किसी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी मिश्रित खेती की जाती है कि दोनों की नीड अलग अलग हो ताकि दोनों को पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिल सके और दोनों का विकास हो सके, दोनों से उत्पादन हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क और रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फलने से रोका जा सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। एक तो फ़ायदा आप लोगों ने देखा कि अलग अलग पौधे लगाए जा रहे हैं, फसल लगाए जा रहे हैं, दोनों के पोषक तत्वों की ज़रूरत अलग अलग है। दूसरा फ़ायदा है कि कीड़ों के प्रभाव से भी पौधे बचते हैं। एक फसल का मान लीजिए कोई कीड़ा लगा तो दूसरा, क्योंकि दूसरा रो तो अलग है फसल का, तो सारे पौधे प्रभावित नहीं हो पाते हैं और फसल बचता है, उत्पादन में निश्चित है वृद्धि होगी। अब आते हैं फसल पैटर्न में ही एक तीसरा पार्ट है फसल चक्र का। दो तो पैटर्न देखे, मिश्रित खेती और इंटरक्रॉपिंग। अब फसल चक्र है, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। यानी खेत एक ही है पर उसमें लगातार एक ही फसल ना लगा करके एक बार अगर धान लगाए हैं तो दूसरी बार दूसरा फसल, फिर तीसरी बार तीसरा फसल। इसका फ़ायदा क्या है वो देखते हैं। अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए। अगर एक ही खेत में हम बार बार एक ही फसल को लगाएंगे तो उस फसल की नीड तो एक ही है, एक ही पोषक तत्व प्रकार के पोषक तत्व लेंगे और अन्य पोषक तत्व उसमें पड़े रह जाएंगे और उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। तो हमें या तो उर्वरक या खाद का उपयोग करना पड़ेगा हमें बार बार उसी फसल को उगाने के लिए और उत्पादन बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर अलग अलग हम फसल लगाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की
चक्र में आपूर्ति होती रहेगी और मिट्टी की जो गुणवत्ता है या पोषक तत्व जो उसमें मौजूद है वो बने रहेंगे। अब जैसे धान के बाद अगर कोई दलहनी फसल लगाएंगे तो दलहनी फसलों के क्या होता है कि जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो उससे नाइट्रोजन युक्त कह सकते हैं खाद खुद ब खुद तैयार हो जाएगा खेतों में। तो अगली बार जो हम फसल लगाएंगे उसमें नाइट्रोजन युक्त हमें उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी आपूर्ति मटर या दलहनी पौधों के द्वारा खेतों में कर दी गई। तो अगला फसल जो लगाएंगे उसमें हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फसल चक्र का यही फ़ायदा है। अब आते हैं कि फसल के डिफरेंट पैटर्न हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कर लिए। हर हाल में कट करके फसल खलिहान में आ गया, उसको हार्वेस्ट भी कर लिए, हम सुखा लिए, सब कुछ कर लिए। अब आता है यहाँ से हम उसे रखें कैसे जहाँ से वो सुरक्षित रहे कई सालों तक, ज़रूरत पड़ने पर अकाल के समय हमें सूखा के समय काम दे सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उत्पादन तो हो जाते हैं पर रख रखाव सही नहीं रहने के कारण हमारे उपजे हुए फसल बर्बाद होते हैं या उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत। रोग कारक जीवों और फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण है। यानी कैसे रोग से बचाएं, चाहे वो अंत में गोदाम में बचाएं या जब खेत में हमारे फसल रहते हैं उस समय बचाएं। इस प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए नीचे दिए गए तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, फसल की वृद्धि के समय कीट या पीड़कनाशी जीवों से। तो जैसे हम खेतों में जब फसल लगाए हुए हैं तो उस समय अगर कोई कीड़ा लग रहा है तो कीटनाशक हम यूज़ करते हैं, या कोई रोग लग गया तो उसके लिए पीड़कनाशी हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, अनाजों के भंडारण के समय। यानी दो समय हम फसलों की सुरक्षा करते हैं, एक जब खेत में रहते हैं तब, और दूसरा जब उसका भंडारण करते हैं। आगे देखते हैं। और बच्चों यहाँ हम भंडारण के विभिन्न तरीके देख रहे हैं। तो भंडारण जब हम करते हैं तो एक कॉमन भंडारण जैसे यहाँ दिखाया गया, आपको बोरे नज़र आ रहे हैं एक पिक्चर में। तो बोरे हम लोग के रूप में बोरे में रख के अनाज रखते हैं। एक ऊपर में जो घास के बीच में बड़े बड़े टैंकर नज़र आ रहे हैं उसको कहते हैं साइलो टेक्निक। यानी बड़े बड़े टैंकर के रूप में अनाज रखे होते हैं जिसमें धूप, हवा, बारिश किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक देख रहे हैं आप ज़मीन पे ही प्लास्टिक से ढके हुए। तो एक तीसरी भी पद्धति आजकल रखी जा रही है कि ज़मीनों को ही खोद करके जिस ज़मीन पे कह सकते हैं कि कृषि नहीं होती है वैसी ज़मीनों का इस्तेमाल करके और प्लास्टिक के बड़े बड़े प्लास्टिक के चादर नुमा शीट होते हैं उसको बिछा करके उसके ऊपर बोरे में रखकर तब उसको आप देख पा रहे हैं कि पैक किया गया है। तो इससे भी अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है। ये तीन विधियों से ये बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। आप लोग कभी घरों में देखे हैं कि घरों में कैसे भंडारण होता है? तो घरों में भी देखिए जो किसान अपने घरों में भंडारण कैसे करते हैं। अब आते हैं पीड़कनाशी। तो कौन कौन से कीड़े हैं जो हमारे फसलों के दुश्मन हैं, हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं? जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहता उसे पीड़क कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत सारे पीड़क का वैरायटी दिया गया है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये सारे आपको आसपास आपको दिख जाएंगे फसलों के आसपास जो नष्ट करते हैं हमारे खेतों को और हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है खरपतवार। एक तो कीड़े हमारे फसलों को नष्ट करते हैं, दूसरा है बहुत सारे अनवांटेड प्लांट, यानी जिसके बीज हम नहीं लगाए खेतों में, वो भी पौधे उसके साथ उग जाते हैं। तो अगर साथ उगेंगे तो वो भी तो पोषक तत्व लेंगे।
तो इससे क्या होगा कि जिस फसल को हम लगाए हैं वो फसल प्रभावित होगा, उसका ग्रोथ प्रभावित होगा, ग्रोथ प्रभावित होगा तो उत्पादन भी प्रभावित होगा। ऐसे अनवांटेड प्लांट को जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं? उसे खरपतवार, अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दो उदाहरण यहाँ दिया गया है, जेंथियम, पार्थेनियम। ऐसे और कितने खरपतवार हैं, आप किसानों के साथ जुड़े और अपने आसपास के खेतों में देखें और पता करें कि वो खरपतवार के नाम क्या है। पीड़क कई प्रकार के होते हैं, जैसे कीट है। कीट विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के कोष रस को चूसकर नष्ट कर देते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों कि पत्तियों में छेद हो गया है, तो जब पत्तियों को ही कीड़े खा जाएंगे, और आप जानते हैं कि पौधों में भोजन बनाने का कार्य पत्तियाँ करती हैं। अब जड़ ही काट दिया गया कीड़ों, मिट्टी में अगर वो कीड़ा है तो जड़ काट दिया जाएगा तो ऊपर का तो जल का संवहन होगा नहीं, तो विकास होगा नहीं। तो विभिन्न तरीके से कीटों के द्वारा फसलों को नष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। रोगाणु यानी बहुत सारे रोग लगते हैं। रोग किससे लगते हैं? सूक्ष्मजीवियों के द्वारा। उन सूक्ष्मजीवियों में बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है। कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस तथा वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। ये फसल में पानी, हवा तथा मिट्टी के द्वारा पहुंचते हैं। ये हवा में भी रहते हैं और इनके कण इतने छोटे होते हैं कि तैरकर मीलों चले जाते हैं। तो ये 3 तरीके से हमारे पौधों तक, फसलों तक पहुंचते हैं, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। अनाज का भंडारण। पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाते हैं। अगर भंडारण सही तरीके से बच्चों नहीं किया गया तो वो उनकी क्वालिटी घट सकती है, वो खराब हो सकते हैं। जैसे कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि जैसे मालगाड़ी से ले जाया गया और किसी स्टेशन पे उतार करके और उसे प्लास्टिक से नहीं कवर किया गया, तो क्या होगा? गेहूं, धान इस तरीके से बोरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं और वहीं अंकुरित हो जाते हैं, जो लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाते। इसलिए प्रॉपर भंडारण होना ज़रूरी है। तो देखते हैं भंडारण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला है जैविक कारक। जीवित प्राणियों के द्वारा जैसे कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस आदि से बचाना होगा। आप लोग यहाँ जैसे चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादातर, जिसे कॉमन बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, उसे सूढ़ी कहते हैं, लगा हुआ, और ये हमारे पूरे अनाज को खोखला कर देता है, इसकी क्वालिटी को घटा देता है। दूसरा कारक देखते हैं, अजैविक कारक। अजैविक कारक क्या क्या? निर्जीव कारकों जैसे नमी, तापमान में अनियमितता आदि। अब जैसे ज़्यादा तापमान बढ़ गया तो फसल सूख जाएंगे, नमी ज़्यादा हो जाएगी मिट्टी में तो वो भी है, यानी ज़्यादा बारिश हो गई, जिसको पानी कम चाहिए उसको ज़्यादा पानी मिल गया तो वो भी प्रभावित करेगा। तो ये 2 कारक हैं, जैविक और अजैविक। आगे देखते हैं। ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरन के निम्न क्षमता के कारण है। यानी अगर भंडारण करके हम रखेंगे तो उसके भार में कमी लाएगा। अब जैसे सूढ़ी खा गया तो भार में कमी आ जाएगी। साथ साथ अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो अनाज काला हो जाएगा, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। और काला हो गया और उस बीज को अगर हम खेतों में लगाएंगे तो अंकुरन की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो ये कारण है जैविक और अजैविक अनाजों को प्रभावित करने के। बच्चों, इतना सारा तो हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब जानते हैं कार्बनिक खेती पर कभी कभी छोटा सा नोट्स लिखने के लिए आता है। तो कार्बनिक खेती हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि कार्बनिक खेती के साथ साथ अब तो प्राकृतिक खेती की भी बात हो रही है। तो कार्बनिक खेती सबसे पहले जानते हैं कहते किसे हैं। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के अपने ही दुष्प्रभाव हैं।
ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि इससे क्या हुआ। हरित क्रांति की बात जब की थी उसी समय बताए थे कि ये पर्यावरण को प्रभावित किए, खेतों को उत्पादकता को भी प्रभावित किए। खेत या तो अल्कलाइन हो गए या एसिडिक हो गए। ये प्रदूषण फैलाते हैं, लंबे समय के लिए मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं। जो हम अनाज, फल तथा सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। ऑर्गेनिक खेती में न या न के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कीटनाशक जो इस्तेमाल भी होते हैं वो नेचुरल तैयार किए गए होते हैं, यानी ये जीवों के उत्पाद से ही वो तैयार किए हो जाते हैं, कहीं से वो हानिकारक नहीं हो। उर्वरक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के फ़ायदा ये है कि हमारे शरीर पर हमारा दुष्प्रभाव रहेगा और न पर्यावरण और मिट्टी पे दुष्प्रभाव रहेगा। अब देखते हैं कि आप लोग कितना इससे समझे हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं एक प्रश्न को। एक लघुत्तरीय प्रश्न है कि अगर किसान केवल एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाए तो क्या होगा। अभी हम लोगों ने फसल चक्र में पढ़ा था, तो क्या उसका नुकसान होगा। अब उत्तर देखते हैं। मिट्टी की उर्वरता घटेगी, रोग और कीट जल्दी लगेंगे। फसल चक्र अपना और उपाय क्या है, फसल चक्र अपनाने से उपज बेहतर होगी। यानी क्या होगा वो भी बताया गया है और सॉल्यूशन भी दिया गया है इस उत्तर में। बच्चों आप देख रहे हैं ना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर फसलों में कीट लग जाएं तो किसान क्या कर सकता है। उत्तर देखते हैं। तो पहला उत्तर में पहला क्या करेंगे किसान, कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण, दूसरा है जैविक नियंत्रण। कीटनाशक का छिड़काव तो आसान है, जैविक नियंत्रण भी हो सकता है। जैसे कीट खाने वाले पक्षी या कीट का उपयोग कर सकते हैं। उस कीड़े को कौन खाएगा, अगर प्रकृति में उसी को ला दिया जाए तो पीड़कनाशी छिड़कने की और कीटनाशक छिड़कने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये नेचुरल तरीका हो गया। फसल चक्र भी अपनाकर मिट्टी को स्वस्थ रखा जा सकता है और कीड़े मकोड़ों के प्रकोप को घटाया जा सकता है। बच्चों कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं यहाँ, और ऐसे कई प्रश्न छोटे बड़े वस्तुनिष्ठ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप स्वयं से तैयार करिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का फ़ायदा है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उसके आप जवाब देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न ज़रूर आप करिए, इससे आपकी लिखने की एबिलिटी विकसित होगी। साथ साथ लिखने के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारी बातें हम लिखने के क्रम में हमें याद हो जाती है, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो मौखिक अभ्यास भी करिए और लिखित अभ्यास भी करिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास मौखिक कीजिए और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के अभ्यास लिखित रूप से करिए। तो आपके बोलने का और उच्चारण भी सही होगा और लिखने से आपकी राइटिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोनों तरह के अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।